नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये इसे एक लैंडमार्क समझा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंडिया के रूप में। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है? क्यों कि इसकी प्रोविज़न की वजह से, फीचर की वजह से, जो भी इसमें विशेषताएं थी, धाराएं थी, तो इसके फीचर्स क्या थे, इसमें क्या प्रोविज़न इंक्लूड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोविज़न क्या थी? इसमें फर्स्ट प्रोविज़न थी कि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को शुरुआत की। कैसे? इंडियंस को, भारतीयों को लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, मतलब इंडियंस भी अब लॉ बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। इसने इसकी शुरुआत की, बिगिनिंग की। सबसे पहले कैसे बिगिनिंग की? क्योंकि जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे छोड़ के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, क्योंकि वायसरॉय की दो काउंसिल हुआ करती थी, एक एग्जीक्यूटिव और आपकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को, कुछ भारतीयों को नॉमिनेट किया गया। वायसराय ने ही नॉमिनेट किया कुछ इंडियन को। कैसे? एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। इन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला जाता था इंडियंस को, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे लोग, उन्हें बोला जाता था ऑफिशियल मेंबर, और जो कुछ इंडियन इंक्लूड किए थे उन्हें बोला जाता था नॉन ऑफिशियल मेंबर। और ये याद रखना है कि वायसराय की दो दो एग्जीक्यूटिव मतलब दो काउंसिल हुआ करती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनाए गए थे, तो कुछ इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नहीं बनाए थे, ये याद रखना है। फिर इसमें आगे क्या था? 1862 में क्या किया गया? जो वायसरॉय था उसने तीन इंडियंस को, भारतीयों को नॉमिनेट किया, नामांकित किया। किसमें? वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो तीन मेंबर कौन कौन थे? एक तो राजा ऑफ बनारस के राजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला के महाराजा, और एक सर दिनकर राव। ये तीन मेंबर थे जिनको फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनाया गया। इसके बाद इसमें क्या प्रोविज़न थी? नेक्स्ट प्रोविज़न, इसने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत की। याद कीजिए, हमने पढ़ा था 1773 का एक्ट, जिसमें सेंट्रलाइजेशन का शुरुआत की थी, केंद्रीकरण। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गन्स में। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक के ही पास पावर होना, किसी अथॉरिटी के पास। तो 1773 में सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत की थी। और ये अपेक्स पे कब रहा? मतलब सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? 1833 के एक्ट में। तो लेकिन इसमें, इस एक्ट के थ्रू, 1861 के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। कैसे? जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की जो पावर थी, वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी दे दी गई। बॉम्बे मद्रास के गवर्नर भी अब लॉ बना सकते थे अपनी प्रोविंस के लिए, अपनी स्टेट के लिए। तो इस तरह से इसने सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी, जो स्टार्ट हुई थी 1773 के एक्ट में, और अपेक्स पे रही थी 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में, उसको डाइल्यूट कर दिया और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। इससे आगे इसमें क्या प्रोविज़न होती है? इसमें प्रोविज़न है, थर्ड प्रोविज़न, कि इसने क्या किया? एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की, एस्टेब्लिश की, बंगाल के लिए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। ये स्टेट के नाम थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है। ये पंजाब, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट मिला के, और जो पाकिस्तान में कुछ है उसको मिला के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे इसे। तो इन तीनों स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए बंगाल, और NWFP और पंजाब के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई इस एक्ट के थ्रू। लेकिन ये क्रिएट कब हुई? ये 1862 में बंगाल के लिए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1866 में, और 1897 में पंजाब के लिए क्रिएट की गई। लेकिन प्रोविज़न, प्रावधान इस एक्ट के थ्रू किए गए, 1861 के एक्ट के थ्रू। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न आती है कि वॉयसरॉय था, उसको इसने एम्पावर किया कि वो क्या है कि बिजनेस के लिए, काउंसिल में बिजनेस के लिए कोई भी रूल बना सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और इसको अथॉरिटी देगी कि इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम है कि मान लो कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट का काम एक ही आदमी को दे दिया गया कि अब इसका काम यही संभालेगा। तो इस तरह, लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम था, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने उसे इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, 1859 में उसे इंट्रोड्यूस किया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लेकिन इस एक्ट ने, जो 1861 का एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ने, इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्निशन दे दिया, पहचान दे दी।
याद रखना, स्टार्ट इंट्रोड्यूस तो किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, 2 साल पहले ही, लेकिन रिकग्निशन किसने दी? इस एक्ट ने। मतलब क्या है कि बिल्कुल कानून के रूप में इसे बना दिया गया कि पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंडिया में रहेगा। इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर होता था कि जो वॉइसरॉय काउंसिल थी वॉइसरॉय की, उसके जो मेंबर हुआ करते थे, मेंबर को किसी एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट को इंचार्ज बना दिया जाता था गवर्नमेंट के, और उन्हें अथॉरिटी होती थी कि इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, इसके हेतु जितने भी फाइनल इशू हैं, ऑर्डर हैं, ये पास करेंगे। जैसे मान लो एक मेंबर को किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया, उस डिपार्टमेंट के जितने भी काम होंगे उसके ऑर्डर सारे ये इशू करेंगे, फाइनल ऑर्डर। वायसराय की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसका काम था। अब नेक्स्ट प्रोविज़न क्या थी इसमें, इसने एम्पावर्ड किया था वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। याद कीजिए, हमने पढ़ा था अपने करंट अफेयर के किसी लेक्चर में कि प्रेसिडेंट, जैसे आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे संविधान में ये प्रावधान है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून बना सकता है, और गवर्नर आर्टिकल 213 के अंदर, आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यह आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी की बुक में, लक्ष्मीकांत में ही। इसके आगे क्या है कि ये वॉइसरॉय अब ऑर्डिनेंस क्या है, इशू कर सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। और ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आपकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बिना कानून बनाना, मतलब पार्लियामेंट के बिना कानून बनाना। और इसकी पार्लियामेंट तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ही थी, लॉ बनाने की काउंसिल। इसके बिना ये वॉइसरॉय क्या बना सकता है, ऑर्डिनेंस, कानून बना सकता है। अध्यादेश बोलते हैं इसे हिंदी में ऑर्डिनेंस को। विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ बनाने का काम इसका है, इसकी बिना सहमति के ही वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस बना सकता था। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आपातकालीन आ जाए तो ऑर्डिनेंस वो जारी कर सकता था। और ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहता था? 6 मंथ तक, 6 मंथ तक रहता था वैलिड। और याद कीजिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर जब ऑर्डिनेंस जारी करता है वो कब तक रहता है कि जब तक हाउस का कॉन्स्टिट्यूट ना हो, मतलब हाउस सदन में ना आए, सेशन ना लगे, तब तक वो उसके लगने के 6 वीक तक, मान लो आज हाउस का सेशन स्टार्ट हो गया है और इसके स्टार्ट होने से 6 वीक्स तक, 6 सप्ताह तक ही ऑर्डिनेंस पास कराना होता है, वरना लैप्स कर जाता है, मतलब वो कैंसिल हो जाता है ऑर्डिनेंस। तो इस तरह से इसमें ये प्रोविज़न की गई, 5 प्रोविज़न जो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1892 का एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे ये देखेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।